मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज बिन हसन मुथन्ना, ये इमाम हसन मुज्तबा की नस्ल से थे। इन्होंने कयाम किया अपने छोटे भाई इब्राहिम के साथ। जब इन्होंने बनु उमैया के खिलाफ कयाम किया, इन्हें जोश आया कि जनाब हम बनु उमैया से लड़ेंगे और लड़ने के बाद हुकूमत छीन के इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पेश करेंगे कि मौला आपका हक है हुकूमत करना। इमाम अपने घर में खामोश बैठे, इन्होंने कयाम किया, यहां तक के जो मशहूर और मारूफ तारीख के नाम है इमामों के, उन्होंने बाकायदा फतवे दिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज के साथ शरीक हो। अबू हनीफा ने फतवा दिया कि इनका साथ देना वाजिब है। किसका? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज बिन हसन मुसन्ना, इनका साथ दो। अबू हनीफा ने फतवा दे दिया, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया। इमाम चुपचाप घर में बैठे हुए। आखिर में मोहम्मद और इब्राहिम दोनों को मारा बनी उमैया ने, दोनों के सर भेजे कहां? इमाम खामोश है, लेकिन उन्हें भी पता है कि इनका सबसे बड़ा हमदर्द कौन है। इमाम जाफर सादिक के घर पे भेज दिए। ज़ैद बिन अली, जनाब ज़ैद, बहुत बड़ी शख्सियत है जनाब ज़ैद। जनाब ज़ैद का अजीब व गरीब मर्तबा था। मक्का और मदीना में जब मक्का पहुंचते थे हज और उम्रे के लिए, तो लोग जितना इमाम हाजिर के पास जमा होते थे उतना जनाब ज़ैद के पास जमा होते थे। और यही वजह है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दौर इमामत है, लेकिन कुछ लोगों ने जनाब ज़ैद को इमाम समझा। हालांकि जनाब ज़ैद का हरगिज ये दावा नहीं था, जनाब ज़ैद इनकार करते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने जनाब ज़ैद को बेउनवान इमाम तस्लीम किया कि ये इमाम है। और उसी से ये फिरका ज़ैदिया जो आप लोग सुनते हैं माशाअल्लाह से, फिरका ज़ैदिया, खैर ये एक अलग बहस है। जनाब ज़ैद की इतनी हैबत, इतना जलाल, जनाब ज़ैद के साथ क्या हुआ? जनाब ज़ैद को ना सिर्फ ये कि मारा, इमाम सादिक के घर के सामने लटका दिया। मैंने जो हद अक्सर रिवायत पढ़ी, 19 से 20 दिन तक इमाम सादिक अपने घर से नहीं निकले। ज़ैद से मोहब्बत फरमाते थे, मोहम्मद से मोहब्बत फरमाते थे, इब्राहिम से मोहब्बत करते थे। घर से निकले तो क्या देखें? ये लटका हुआ लाशा जनाब ज़ैद का। एक जुल्म आपको बताता हूं, बनु उमैया को तसव्वुर करें कितने खबीस थे ये। यही जिनका मैंने नाम लिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज बिन हसन मुथन्ना। इन्हें बनु उमैया ने मारने के बाद पता है क्या किया? मारने से पहले जब इन्हें गिरफ्तार किया, इनकी पीठ पे कोड़े लगाए, कोड़े लगाए। जाहिर सी बात है, आपने कोड़े देखे बच्चों को समझाने के लिए, कोड़े जिसमें खारदार कांटे भी होते हैं। आज के जमाने में अगर कोड़ा वगैरह बनाए तो ये जो तार वगैरह होते हैं, वायर, आप उन तारों को यूज कर सकते हैं उस टाइप का कोड़ा बनाने के लिए। लोहे के होते थे, छोटे छोटे कीलों की तरह, वो लगे होते थे कोड़े में। उस कोड़े से अगर किसी की पीठ पे मारा जाए, जब वो छोटी छोटी सी कीलें आपकी पीठ में चुभ जाएं और फिर उस कोड़े को खींच लिया जाए, ठीक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज बिन हसन मुथन्ना, इन्हें नफ्स ज़किया भी कहा जाता है। बनु उमैया ने इन्हें गिरफ्तार किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। गिरफ्तार करने के बाद इनकी पीठ पे कोड़े लगाए, खूब कोड़ों से मारा। इनकी पीठ पूरी जख्मी हो गई, गोश्त फट गया। ऊंट की पीठ की खाल, ऊंट के ऊपर बैठे हैं आप लोग, ऊंट को देखा है? ऊंट के बाल बड़े मुलायम और बड़े नर्म होते हैं। ये जो हमारे बाल हैं ये बहुत हार्ड हैं। ऊंट के बाल बड़े मुलायम होते हैं। आपने पैदा हुए बच्चे को देखा किस तरह से उसके नर्म और मुलायम बाल होते हैं, रुएं जिसे हम कहते हैं, रुओं की तरह होता है। ऊंट की पीठ इनकी पीठ पे चपका दी। खून जब था तो वो ऊंट की पीठ की खाल इनकी पीठ पे, बालों वाला हिस्सा इनकी पीठ पे चपका दिया। थोड़ी देर चपका रहा। जब खून सूख गया, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बच्चे भी देख रहे हैं, आप एक च्युइंगम लीजिए, अपने बालों में चपका लीजिए। च्युइंगम बालों में चपका लें, छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर यह कि बाल आप उखाड़ दें या फिर इंतजार करें या अलग अलग चीजों के जरिए से उसे छुड़ाएं। ऊंट की पीठ की खाल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज की पीठ पे लगा दी। जब वो सूख गई, गर्दन पे हाथ रखा, ऊंट की पीठ की खाल को पकड़ा और खींच दिया। कहते हैं उस ऊंट की पीठ की खाल के साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज का पूरा गोश्त बाहर आ गया था। हड्डियां चमकने लगी थी, पसलियां चमकने लगी थी। यह जुल्म था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब यह पता चला, मैंने रिवायतों में पढ़ा, इमाम के ऊपर 7 दिन बुखार तारी रहा। इमाम के ऊपर 7 दिन बुखार तारी रहा। लेकिन सवाल वही है, इमाम बोले क्यों नहीं? इमाम बोले क्यों नहीं? जनाब ज़ैद का लाशा लटक रहा है, इमाम चुपचाप घर में बैठे हुए, इमाम जवाब नहीं दे रहे। अबू सलमा खल्लाल ने खत लिखा
कि इराक आपके लिए आमादा है, तशरीफ लाएं। इमाम ने खत को जला दिया, इमाम खामोश रहे। मुख्तलिफ वाक़यात और हवादिस पेश आए, मैं वो सारे वाक़यात आपकी खिदमत में नहीं बयान करूंगा। इमाम खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले इमाम? क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो दरख्त का बीज जो रसूल गिरामी ने जमीन में डाला था, वो बीज जो अमीरुल मोमिनीन ने जमीन में डाला था, उस बीज को परवान चढ़ाना है इमाम सादिक ने। उसे एक दरख्त की शक्ल देनी है इमाम सादिक को। लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीजों से ज्यादा अहम किस चीज को समझा? इल्म को। इमाम सादिक का मकसद था, वो जो बनु उमैया ने खुराफात ईजाद की हैं, मेरा मकसद है कि उन खुराफात को कम किया जाए। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतों का नतीजा है कि आप जाइए, फख्र कीजिए जनाब, फख्र कीजिए, बैठिए घरों में, फख्र कीजिए। आप किसी भी मजहब की फिक्र उठाइए और फिक्र जाफरिया उठाइए, मसाइल पढ़िए, मसाइल पढ़िए, फिर आपको अपने मजहब पे फख्र होगा, फख्र होगा। आप एक मसला, मिसाल के तौर पे निकाह और तलाक, 4 फिक्र हैं अहले सुन्नत की, चारों फिक्र पढ़िए जाके, निकाह और तलाक के मसाइल, और फिर आके इमाम जाफर सादिक की फिक्र पढ़िए। आपको हंसी ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये कमाल है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फिक्र का। ये एक अलग मौजू है कि मैं वो चीजें और वो फिक्ही नुकात बयान करूं। कितनी फिक्र में गलतियां हैं, कोई एक गलती, एक ऐसा फतवा आपको नजर नहीं आएगा कि जिसपे कोई दुश्मन हमारा मजाक उड़ाए। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिक्र हमारे हवाले की।